सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो हिंदी का पेपर है वो किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है और पहले भी मैंने बता रखा है कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने अब की बार 5 सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज कर दिया है, तो आपका पेपर भी है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन शर्त ये भी है कि जो स्टूडेंट 2023 से पहले नामांकित है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में, तो उनके लिए जो है प्रश्न पत्र है ओल्ड सिलेबस के अनुसार आएगा। तो इस तरह से आपको 2 तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो विद्यार्थी 2023 के बाद में नामांकित है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कर सकते हैं। तो इस चैनल के ऊपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाले जा रहे हैं हिंदी में, और साथ में जानवी एजुकेशन हब के ऊपर आपको जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे चैप्टर भी पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब कन्फ्यूजन ये है कि पेपर कैसा आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये जो पेपर है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बस ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर हमारा कैसे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि नया सिलेबस तो अभी आया ही है, तो उसके अनुसार वो बोर्ड किस आधार पर पेपर बनाता है, किस तरह के क्वेश्चन उसमें डालता है, वो अब पेपर देंगे स्टूडेंट तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा, ताकि आप जो है उसी पैटर्न के अनुसार आप तैयारी करके जाइए। आपको पता रहे कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर आने वाला है। हाँ, जैसे कि अब ये प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन उससे आपको पता रहेगा कि कितने नंबर का मेरा पत्र आएगा, कितने नंबर की मेरी व्याख्या आएगी, और मुझे किस तरह से मेरा पेपर हल करना है। तो यही इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो हिंदी का पेपर है ये ओल्ड पेपर है, तो जो प्रीवियस ईयर में आया है, तो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर प्रश्न पत्र पेपर देने वाले हैं उनको तो इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। और जो न्यू सिलेबस के अनुसार जो पेपर देने वाले हैं उनका भी तरीका तो यही रहेगा। बस ये है कि उनका क्वेश्चन अलग तरीके के आएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके जो चैप्टर नए हो गए हैं तो उसके अनुसार आपको क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। आपके जो कविताओं वाले पाठ नए हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार ही उन्हीं में से आपको व्याख्या पूछी जाएगी। तो देखो ये पहला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि निम्नलिखित काव्यार्थ की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। तो आप देखो माई री मारो लियो गोविंदो मोल, तो ये पाठ तो नए सिलेबस में भी है, पुराने सिलेबस में भी है। तो इस तरह से व्याख्या आपको कविताओं में से पूछी जाती है। तो मान लो आपकी चैप्टर के अंदर 8 या 10 कविताओं वाले पाठ है, उन कविताओं को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, उनके अर्थ पढ़ के जाइए, और उन कविताओं के कवि के नाम क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं। इसी तरह आपके जो भी पाठ है, मान लो आपके 25 पाठ दे रखे हैं न्यू सिलेबस के अंदर, तो 25 के पाठों के नाम और उनके लेखक के नाम। कोई कविता है तो कविता के पाठ का नाम, जैसे नई कविता है ना, छायावादी कविता है, ठीक है, या क्या भूलूं का याद करूं मैं वाली कविता है। तो इस तरह से नए सिलेबस में कविताएं दे रखी है अलग अलग ना कवियों की, तो उन कवियों के नाम, उनकी कौन सी कविता, उस कविता का क्या नाम है, ठीक है, वो आपको याद करना है। क्योंकि व्याख्या के अंदर आपको कविता का नाम भी लिखना पड़ेगा, उसके कवि का नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्याख्या का एक अलग से पैटर्न होता है, उस पैटर्न में आपको व्याख्या करनी होती है। तो इसी तरह से आपका 4 नंबर का क्या आएगा, आपके 4 नंबर की व्याख्या पूछी जाएगी। तो आपको 4 नंबर व्याख्या की तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो दो व्याख्या आएगी, है ना। तो जिस तरह से क वाली व्याख्या है, क में 2 व्याख्या, दोनों में से अथवा दे रखा। अथवा का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से एक व्याख्या आपको करनी है। इसी प्रकार, ठीक है, अगला है कविता का भावी सौंदर्य लिखना, यानी कि भाव सौंदर्य का शिल्प सौंदर्य लिखो। भाव सौंदर्य वो शिल्प सौंदर्य लिखना। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी दोहा है या कविता की कोई पंक्ति है, उसका आपको भाव सौंदर्य लिखना, शिल्प सौंदर्य लिखना। तो भाव सौंदर्य क्या होता है कि कोई भी कविता, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार व खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब मैं कहूँ इसका भाव सौंदर्य क्या, तो इसका भाव सौंदर्य ये है कि जो धन है वो जो है धतूरे से भी ज़्यादा नशे वाला होता है। धन को तो प्राप्त करने से ही नशा आ जाता है, और धतूरे का तो सिर्फ खाने मात्र से नशा आता है, लेकिन धन का नशा तो ऐसा है कि प्राप्त करने से हो जाता है, और उसमें व्यक्ति का जो है व्यवहार भी परिवर्तन हो जाता है, और लंबे समय तक व्यवहार परिवर्तित रहता है। क्योंकि धन हो गया तो उसके पास घमंड आ गया, उसका व्यवहार चेंज हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो उसका भाव सौंदर्य हो गया। भाव ये बताना चाहता है कि जो धन की मादकता है वो धतूरे की मादकता से भी, यानी कि धन का नशा जो है वो धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाला होता है। तो ये उसका भाव सौंदर्य, यानी कि कविता, जो भी कविता की पंक्तियाँ है, जो भी दोहे की पंक्तियाँ है,
वो हमें क्या शिक्षा दे रही है, हमें क्या बता रही है, वो उसका भाव सौंदर्य होता है। अब शिल्प सौंदर्य के अंदर उसमें अलंकार कौन सा है, देखो आप देखो कनक कनक है ना, तो यहाँ कनक कनक है तो दोनों बार अलग अर्थ निकलते, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। और क कब की बार बार आवर्ती हो रही तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होता है। तो एक ही कविता में दो अलंकार भी हो सकता है। अलंकार का मैंने वीडियो बना रखा है जानवी एजुकेशन हब पर, आप अलंकार वाला टॉपिक पढ़ के जाइएगा। तो इस तरह से आपको शिल्प सौंदर्य लिखना होता है कि इसमें भाषा शैली कैसी है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है ना, ठीक है। इस तरह के शब्द आप लिखोगे, यानी कविता के शिल्प सौंदर्य का आपको वर्णन करना होता है, उसका भाव सौंदर्य लिखना होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और ये हो गया आपके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। और ये व्याख्या, और व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में आप क्या करते हो, जो व्याख्या का फॉर्मेट होता है वो हो कि पहले आप करोगे सप्रसंग, है ना। सप्रसंग के अंतर्गत आपको लिखना होता है पाठ का नाम और कवि का नाम, ठीक है। कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जो है छायावादी कविता से ली गई है। मान लो ऐसे आ गया छायावादी कविता से ली गई है, जिसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता है क्या भूलूं क्या याद करूं में है, उसकी ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आपको सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग में पाठ का नाम, कवि का नाम, फिर आएगी व्याख्या। अब व्याख्या का मतलब होता है कि अब आपको क्या करनी है, आपको उन कविताओं का अर्थ बताना है, इस कविता की पंक्ति का अर्थ उदाहरण सहित बताना है। यानी कि जैसा कि आप पाठों के अंदर पढ़ते हैं, मैंने जो चैप्टर पढ़ा रखी है उसमें मैंने व्याख्या बता रखी है, यानी कि कुछ चैप्टर को समझाते हुए पढ़ाया है। तो उस समय आप ये समझना कि जब मैं व्याख्या कर रही हूँ तो मेरे को लिखना है, सामने वाले को मुझे इन पंक्तियों का अर्थ समझाना है और वो लिखते जाना है, ठीक है। फिर है विशेष। अब विशेष में ये आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या मोटी मोटी बात समझाई गई है, उसकी शिक्षा क्या है, उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। जैसे व्याकरण का उचित प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या, उसकी उस कविता की भाषा कैसी, अवधी भाषा है या ब्रज भाषा में उसका बनाई गई है, खड़ी बोली के अंदर कविता लिखी गई है। तो इस तरह से आपको विशेषता के अंतर्गत विशेष में लिखना होता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपके किसके हो गए, व्याख्या के 3 पॉइंट हो गए। तो जब भी आप व्याख्या करोगे तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी होती है। और व्याख्या वाला मैंने जो है अलग से वीडियो बना भी रखा है, आप सर्च कीजिएगा जानवी एजुकेशन हब पे, तो आपको व्याख्या वाला भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप व्याख्या उसी अकॉर्डिंग व्याख्या का फॉर्मेट वो रहेगा, ठीक है। उस तरह से आपको व्याख्या करनी है। अब देखिए, तो आपके आएगी व्याख्या, आएगी आपके काव्य सौंदर्य आएगा। अब आपके आएंगे प्रश्नों के उत्तर। जो भी आप पाठ पढ़ोगे उनमें से प्रश्नों के उत्तर आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो आपको पाठों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आंसर को उनके अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कविताओं वाले में से। इसके अलावा जो पाठ है आपके पाठों में से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आ गई आपकी गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या। वहाँ तो आपकी कविता, देखो ऊपर तो आपकी कविता की सप्रश्न व्याख्या है, जो भी कविता वाले पाठ है उसमें से आ गई आपकी व्याख्या। अब आपके जो गद्य वाले पाठ है, जैसे मान लो कहानी है ना, कुछ एकांकी आपकी दे रखी है ना, जैसे कि दो कलाकार है क्या, उसी तरह से आपके जो और चैप्टर जिजीविका की विजय है ना, ठेस वाला पाठ है। तो नए सिलेबस में कुछ ऐसे पाठ भी है कविताओं को छोड़कर, तो उन पाठों के अंदर से भी आपके जो गद्यांश उठ के आएगा। तो यही है कि पाठों के नाम और उसके कवि के उसके लेखक के नाम भी आपको याद करने हैं। तो ये है जैसे कि जैसा माहौल होगा तो तरीका वही रहेगा। अब आपको इन गद्य की व्याख्या करनी है, तो ये गद्य की व्याख्या आप तभी कर पाओगे जब आपने वो चैप्टर से पढ़ रखा होगा। उस चैप्टर की घटनाएं क्या हो रही है, उसमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसको लिंक करते हुए आपको इन पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है ना। और इसमें व्याख्या का फॉर्मेट वही है, प्रारूप वही है, यानी पहले आपको सप्रसंग लिखनी है, यानी कि सप्रसंग लिखोगे। सप्रसंग जो मान लो आपकी कॉपी का ये पन्ना है, ठीक है, इसमें आपको लिखना है सप्रसंग। ये हंसिया हो गया, सप्रसंग लिखोगे आप। सप्रसंग लिखा आपने, और उसके बाद में आपने इस सप्रसंग में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया। फिर आपने व्याख्या वाला फॉर्मेट, अब आपको इस गद्यांश की व्याख्या करने की दिए गए गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि, है ना, तो उस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी। फिर आपको विशेष लिखना है कि गद्यांश किस तरह का है, इसकी भाषा कैसी है, यानी शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य इसका कैसा है, कैसे शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपके 3 पॉइंटों के अंदर एक व्याख्या कंप्लीट होती है। तो कितने नंबर की है, 4 नंबर की है, ठीक है। अब 1+3 का मतलब ये है कि 1 नंबर आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम का है, 3 नंबर आपकी व्याख्या की दी जाती है। तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। अब इसमें भी अथवा आएगा, नहीं 2 व्याख्या आएगी। दोनों में से अथवा वाला का मतलब है या तो आप ये कीजिए, आपको ये अच्छे से आती है तो ये कीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कीजिए, ठीक है। दोनों में से एक व्याख्या आपको करनी होती है। तो इस तरह से आपको पाठों को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अब पाठों के अंदर से जो भी पाठ है, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य मन्नू भंडारी है, उसकी भाषा शैली की विशेषताओं के बारे में 100 उदाहरण पूछ लिया जाएगा। तो भाषा शैली की विशेषता भी आपको पढ़नी है कि उस पाठ की भाषा शैली की विशेषता कैसी है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब ये आपके पाठों में से प्रश्न आ गए, कविताओं में से प्रश्न आएंगे, पाठों में से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपके जो भी है तो प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना। देखो अब ये सारे प्रश्न ही हैं जो आपके पाठों में से दिए गए हैं। फिर आपकी आएगी अपठित काव्यांश। देखो अपठित काव्यांश यानी कि जो काव्यांश आपने कभी पढ़ा नहीं है, जो कविता आपकी पढ़ी हुई नहीं है, क्योंकि 12वीं
क्लास के अंदर इस स्तर के ऊपर पूछा जाता है कि अपठित कविता का उत्तर आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, सारांश आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि उनको सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये है, तो अपठित काव्यांश का मतलब है कि जो आपने पढ़ा हुआ नहीं, जो आपकी बुक में से नहीं आएगा, अलग से कहीं से आएगा, ठीक है, जो कि जिसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो यही दिया कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको कविता को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप कोई गाना सुनते हो, गाना सुन के उसका अर्थ लगा लेते हो कि इस गाने में क्या अर्थ बताया गया है ना। तो वैसे ही कविता है, कविताओं से तो सॉन्ग बनते हैं। तो गाना आप जब कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसका अर्थ आपको पता चल जाता है। तो ऐसे आपको कविता को ढंग से पढ़ना है 2-3 बार और उसका अर्थ जानने की कोशिश करने की, ये कविता जो बताई गई है वो किसके आधार पर बताई गई, उसमें क्या बात समझाई जा रही है ना। देखो अब यहाँ पढ़े तो वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, कि वो आता है 2 टूक कलेजे के करता है, पेट पीठ दोनों मिलकर के एक बल रहा लुकटिया टेक, यानी चल रहा लकुटिया टेक। तो इसका मतलब किसी भिखारी का, किसी दयनीय स्थिति वाले व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। तो इस मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पथ यानी कि रास्ता। तो यहाँ पर हम इस कविता को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये किसी भिखारी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि है ना, उसका पेड़ चिपका हुआ है, बहुत ही दयनीय उसकी स्थिति है ना। तो उसको देखकर, जैसे हम किसी भिखारी को देखकर, किसी दयनीय स्थिति वाले व्यक्ति को देखकर जो भीख मांग रहा है, उसको देखकर हमारा मन में हमें बहुत ज़्यादा हमें दया आ जाती है। तो वैसी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो बस आपको ये पढ़ते जाना, अच्छे से इसके भाव को समझते जाना है और फिर दिए गए जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर यहाँ पर उनको लिखने हैं। तो मान लो प्रश्न को दिया गया है कि 2 है ना कि इस कविता में कौन से व्यक्ति का वर्णन किया गया है। तो आप जब कविता को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको कविता के अंदर से, अपठित कविता में से पूछे जाएंगे। फिर आ गया आपका अपठित गद्यांश। अब देखो अपठित कविता है ना, कविता आ गई, अपठित गद्यांश आ गया। तो ये कितने नंबर के हो गए, 5 नंबर के आ गए। तो 5 5 10 नंबर तो आपके फ्री के नंबर है, आपको कहीं से पढ़ कर नहीं जाना, आपको सिर्फ समझना होता है प्रश्न के उत्तर कैसे देना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे उत्तर आप आराम से उसके दे पाओगे। तो ये 10 नंबर तो फ्री के मानती हूँ मैं, क्योंकि आपको बिना पढ़े किताब से आ रहा है, बस आपको ट्रिक पकड़नी है। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, पाठों को पढ़ा है, तो पाठ को बार बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने भी आ गए हो गए है ना। उस कविता इतनी सारी पढ़ी तो कविताओं के अर्थ भी आपको समझ में आ गए। हाँ, वो बात अलग है कि स्टूडेंट आप एंड टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, या पेपर आ गए, 4-5 दिन बचे तो हमें पढ़ना है ना। तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लगातार तैयारी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी तैयारी लगातार जो कर रहा है, उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई है और वो कर सकता है। अगर आपने कविताओं को अच्छे से पढ़ा, उनके क्वेश्चन आंसर को किया, तो आप जो कोई भी कविता से उठ के आ जाएगी तो उसके भी आप आराम से आंसर दे दोगे। अब ऐसे अपठित आपके काव्य गद्यांश आएगा, यानी कि ऐसा कोई पैराग्राफ आएगा जो आपकी किताब के यानी आपकी बुक में से नहीं आएगा, आपके किसी बुक के पाठ में से नहीं दिया होगा, वो कहीं ना कहीं से आपके आएगा और उसको पढ़ के आपको दिए गए प्रश्न के उत्तर देने, बस उत्तर इसी में मिलेंगे आपको, है ना। कुछ उत्तर ऐसे होंगे जिनके आंसर सीधे सीधे इसमें मिल जाएंगे, कुछ प्रश्न के उत्तर ऐसे होंगे जिसको आपको गद्यांश को पढ़ के समझना है और फिर अपने आधार पर, अपनी समझ के आधार पर उनको आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आएंगे। फिर आएगा आपका ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर में आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, इस तरह से विराम चिन्ह है, ये लगाना है। सरल वाक्य है, कैसे होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है, विराम चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है, वो तो पूछा जाएगा। तो जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय जो वाक्य शब्द के किसी जो शब्द के आगे लग के, वो शब्दांश जो शब्द के आगे लग के शब्द के अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे हम देखें सकरुण, तो यहाँ पर स लगा हुआ है, स प्लस करुण, तो ये करुणा है, करुणा का आगे स लगा, सकरुण हो गया। अनायास, तो अन प्लस आयास, ठीक है। इसी तरह से आप बोलो असफलता, असफलता, ठीक है, असफलता। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें हैं, प्रत्यय भी उपसर्ग है। तो सफल एक मूल शब्द है और उसके आगे अ लग गया तो ये बन गया असफलता, ठीक है। तो ये अ क्या है, इसका उपसर्ग है। सफल होना, ठीक है। और असफल का मतलब वो सफल नहीं है, तो अर्थ चेंज हो गया, तो अ क्या है, उपसर्ग है। इसी तरह से हम बोलो सफलता, तो सफल के पीछे क्या लगा, ता प्रत्यय लग गया, तो ये तो हो गया उपसर्ग, ठीक है, और ये हो गया प्रत्यय, ठीक है। तो ये हो गए प्रत्यय, इस तरह से आपको छाटना है वहाँ पर। फिर इसी तरह से आपको इसमें प्रत्यय देखो, प्रत्यय अज्ञानी, ज्ञान प्लस ई, इसमें हो गया ज्ञान प्लस ई बराबर क्या बना, अज्ञानी। तो ये ई क्या है, इसकी प्रत्यय है। दिनों, दिन प्लस ओ, ठीक है, ये इसमें प्रत्यय है क्योंकि पीछे लगा हुआ है, शब्द का अर्थ चेंज कर रहा है।
चलो आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आपको शब्दों के अर्थ लिखना भी आना चाहिए। आप बहुत सारे शब्द पढ़ते, मर्म भेदी यानी कि मर्म को, अंदर की बात को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। अस आह्वान का मतलब होता है पुकारना। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ लिखने। आज अब विलोम शब्द आ गया, तो आपको विलोम शब्द है, उपसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह से तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द को छाटना है। इसमें गद्यांश में 2 तत्सम शब्द छाटे, तो यहीं पर आपके गद्यांश से ही वो आपको क्या पूछ सकता है, आपको व्याकरण की जो क्वेश्चन है वो पूछेगा, या फिर व्याकरण की क्वेश्चन अलग से भी दे सकता है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द जैसे आस्तिक का क्या हो गया, नास्तिक हो गया। तो आप कुछ विलोम शब्द पढ़ के जाइएगा। फिर अगला है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब देखो ये विराम चिन्ह वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद में अब विराम चिन्ह लगाना है, तो जो कि इसमें अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, तो यहाँ पूर्ण विराम लास्ट में आएगा। सावन, तीज, व्रत, त्योहार, ठीक है। यहाँ तक आपने अल्प विराम लगाया और ये लास्ट में पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म होता है पूर्ण विराम, कोई वाक्य प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है। अलग अलग कोटि, अलग अलग शब्द दिए हुए हो, अलग अलग कोई वस्तु दी हुई है, तो उसमें आपको अल्प विराम लगाना है। जैसे यहाँ पर अल्प विराम, सावन अलग है, तीज अलग है, व्रत अलग है, ठीक है। त्योहार तो पूरा आगे बढ़ रहा है, कोई आगे कोई शब्द दे नहीं रखा। त्योहार से संबंधित त्योहार आदि हम पढ़ेंगे, तो सावन, तीज, व्रत, त्योहार आदि ग्राम बालाओं की आस्था के विषय है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है। इस तरह से एक विराम चिन्ह आता है जो कई बार पूछा जाता है, वो आकर विस्मय बोधक विराम चिन्ह, ठीक है। इस तरह से लगाया जाता है विस्मय बोधक विराम चिन्ह। तो वो कब लगता है, जब कोई हर्ष हो, कोई घृणा हो, ठीक है, कोई प्रसन्नता हो, आश्चर्य हो, ऐसे शब्दों में आता है। जैसे कि है ना, अरे ये तो सांप है, तो मैंने बोला अरे ये तो सांप है, तो अरे मुझे अचंभा हुआ। वाह क्या मौसम है, तो वाह है, अरे है, हाय है, छी है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसके आगे विराम चिन्ह, इसके बाद उस शब्दों के बाद में लगता है, फिर वाक्य लिखा जाता है, फिर लास्ट में भी ऐसा ही विराम चिन्ह आता है। इसको बोलते हैं विस्मय यानी आश्चर्य वाला विराम चिन्ह, ठीक है। आगे देखो, अगला है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि यहाँ है सीता विद्वान है, सीता विद्वान है, सीता विदुषी। विद्वान तो पुरुषवाचक के लिए आता है, तो स्त्रीवाचक के लिए विदुषी आएगा। मुझे एक मोती की माला मिली, एक मोती की माला थोड़ी मिली, मुझे मोती की एक माला मिली। तो आप 1-2 बार वाक्य को पढ़ोगे तो आपको वाक्य शुद्धि भी आएगी, ठीक है। फिर है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। देखो ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है जानवी एजुकेशन हब पे, तो वाक्यों के प्रकार पढ़ाए हुए, वहाँ ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर ये आप पढ़ के जाइएगा, बहुत आसान है। सरल वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है, उदाहरण सहित बताया हुआ है। फिर है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ज्योत्सना है, नवरात्रि है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर है मुझे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे जोड़ा नहीं जाता। ये वाक्य किस वाच्य का है, वाच्य देखो क्रमवाच्य वाक्य होते हैं, भाववाचक वाच्य होते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है ये वाच्य कि हम बोल किस तरह से रहे। तो मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये भाववाचक वाच्य है ना, भाववाचक वाच्य है ये। तो ये भी पढ़ा हुआ है, तो आप देखिएगा। तो इस तरह से आपको ग्रामर की तैयारी करनी है। तो नया सिलेबस है तो क्वेश्चन नए वाले पाठों से आ जाएंगे, पुराना सिलेबस है तो क्वेश्चन पुराने वाले पाठों से आएंगे, लेकिन पेपर का तरीका यही रहेगा, अभी कोई तरीके में चेंज नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अब है ये आपके आगे सड़क सुरक्षा विषय पर विद्यार्थी जागरूक अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। देखो प्रतिवेदन वाला पुराने नए दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है, दोनों के ही सिलेबस में है। तो प्रतिवेदन लिखना कैसे होता है, रिपोर्ट लिखना होता है प्रतिवेदन। तो ये भी आपके चैप्टर में पढ़ाया हुआ, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसी तरह से आपका सार आएगा, या फिर इनमें से दोनों करना होता है, सार कीजिए। तो सार के ये कि अच्छे से वाक्य को पढ़िए, फिर 1-3 शब्दों में आपको सार लिखना होता है। यानी कि करना क्या है कि आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। शॉर्ट करके इसको आप लिखिएगा। तो शॉर्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने 2 घंटे की कोई फिल्म देखी, अब वो फिल्म मैंने नहीं देखी, मैंने बताओ भैया वो फिल्म आपने देखी थी, कैसी थी फिल्म, मुझे उसकी स्टोरी सुनाओ। तो आपने 2 घंटे की फिल्म को मुझे बताने के लिए आपने 2 घंटे नहीं लगाए, आपने सिर्फ मेरे को 10 मिनट में पूरी स्टोरी उसकी सुना दी। तो आपने 10 मिनट में क्या किया, मुख्य मुख्य बातें आपने बताई, वही क्या है अपना सारांश, उस फिल्म का अपना सारांश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना होता है, इनको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ के इस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के आपको समझना है पहले मन में कि ये बात किस पर किया जा रहा है, तो बात किस पर की जा रही है वही आप लिख दो, वही उसका क्या होगा सार। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, मोस्ट लाइनें छाटो इसके अंदर से, भाई ये लाइन मोस्ट है, फिर ये तो देखो ये तो उदाहरण आ गया, तो उदाहरण को हटा दो। कोई वाक्य ऐसा आया है जो 2 बार आ गया, यानी कि बातें तो अलग अलग तरीके से लिखी गई है वाक्य में, लेकिन उसका मतलब एक जैसा निकलता, उसको हटा दो, ठीक है। कोई उदाहरण आ रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, किसी बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण देकर समझा, उसको हटा दो। तो उसके बाद फिर मोस्ट लाइन आप छाट दो, और फिर उसको क्रम से लिख दो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के आ जाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आपको गद्यांश का सार लिखना होता है। फिर आएगा आपका ये देखो निबंध। अब निबंध आपके जो है कोई 300 शब्दों में निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो 2-3 निबंध आपके आएंगे, 3, 4, 5, उनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो निबंध लिखने के लिए तरीका ये है कि पहले प्रस्तावना लिखनी है ना, प्रस्तावना, फिर जो भी निबंध है उसकी विषय वस्तु के आधार पर आप पॉइंट बना लीजिएगा,
ठीक है। जैसे कि अब यहाँ है कि है ना, जैसे कि स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों का योगदान। तो पहले प्रस्तावना की स्वच्छता अभियान के कब से शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आपने हल्का सा भूमिका अपनी लिखी, प्रस्तावना लिखी। फिर स्वच्छता अभियान की हमारे देश को क्यों जरूरत है, ठीक है, विद्यार्थियों ने। फिर अगला पॉइंट, विद्यार्थियों का उसका क्या योगदान रहा, ये योगदान करने से विद्यार्थियों में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। ये आपने लिखा कि विद्यार्थी जब अब स्वच्छता अभियान से जुड़ता है तो उसके अंदर क्या भावनाएं जागृत होती हैं। फिर आपने स्वच्छता अभियान के क्या लाभ है, ये अभियान चलाया गया तो उसका क्या लाभ हो सकता है, हमारे समाज में स्वच्छता अभियान चलाना क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। तो ऐसे आपने पॉइंट इसके डाल दिए और आपने फिर लास्ट में लिखा उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। तो इस तरह से आपका क्या होता है 300 शब्दों में कंप्लीट होएगा। तो ये तभी लिख पाओगे आप, कोई भी निबंध तभी लिखा जा सकता है जब आपके अंदर विचार उत्पन्न हो, और विचार तभी उत्पन्न होंगे जब आपने वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो, देखा हुआ हो, तो आप निबंध लिख पाते हो, ठीक है। इसी तरह मेरा प्रिय साहित्यकार, अब साहित्यकार प्रिय कौन सा है भैया, तो उसके लिए आपको कोई साहित्यकार तो होना चाहिए जो आपका प्रिय हो। तो उस साहित्यकार के बारे में आपने कहीं से पढ़ा हुआ हो, उसकी कविताएं पढ़ी हुई हो, कोई उसके पाठ पढ़े हुए हो और उसकी जीवनी आप कुछ जानते हो, तभी तो साहित्यकार के बारे में लिख पाओगे। तो निबंध जरूरी नहीं है कि आप रट के जाओ वही निबंध आपके आए, निबंध कोई सा भी आ सकता है, बस आपको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब स्त्री शिक्षा के बढ़ते कदम, तो स्त्री शिक्षा के बारे में आपने कहीं से कुछ आर्टिकल पढ़ा है या फिर आपने जो अपने निबंध आते हैं पुराने गूगल पे सर्च करके निबंध पढ़े हैं, तो इस तरह से आप पढ़ के जाइएगा तो थोड़ा आपको विचार उत्पन्न होगा और फिर आप उसको पॉइंटों में लिख पाओगे। तो पॉइंट तो ये प्रस्तावना आपको लिखनी होती है, फिर उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी आपके टॉपिक के पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट के ही जरिए आप उसको लिखिए, फिर लास्ट में उपसंहार आता है। तो शुरुआत क्या होगी, प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, बीच में उस टॉपिक के अनुसार आपको पॉइंट बना के आपको लिखना है। जैसे कि स्त्री शिक्षा में बढ़ते कदम तो लिखा, तो स्त्री शिक्षा में लिखा हमने पहले तो लिखा प्रस्तावना, प्रस्तावना में लिख दिया कि प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में लिखा कि आज के समय में स्त्री के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है ना, स्त्री शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्त्री, एक पढ़ी लिखी स्त्री अपनी 7 पीढ़ी को शिक्षित कर देती है, ठीक है। तो स्त्री, पढ़ी लिखी स्त्री हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही, तो इस तरह से आपने प्रस्तावना लिखी। फिर स्त्री शिक्षा के बढ़ते कदम, तो वर्तमान काल में स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या है ना, सरकार द्वारा क्या क्या योजना जारी की गई है ना, स्त्री को पढ़ाना क्यों जरूरी है। इसके बाद में है ना, पढ़ी लिखी नारी जो होती है उसके क्या ना, वो अपने जीवन को कैसे, जीवन को बेहतर जी सकती है, और फिर उपसंहार आपने लिखा। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के लिखोगे, आपके 300 शब्द भी 200 शब्दों में आप कंप्लीट अपना निबंध कर दोगे। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। अब देखो भाव पल्लवन भी आपके आएगा। भाव पल्लवन क्या होता है, सारांश में तो क्या होता है, सारांश इतना होता है और उसको आपने इतना सा कर दिया, क्या किया, इतना सा कर दिया। भाव पल्लवन क्या होता है, भाव पल्लवन इतना सा एक पंक्ति होती है, उसको आपने बढ़ाकर व्याख्या करके आपने लिखी, खोल के लिखा, तो उसका होता है भाव पल्लवन करना। देखो, व्यक्ति के कर्म उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। अब आप इस बात को समझाइए भैया, कैसे व्यक्ति के कर्म उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। तो इस तरह से आपको इसका भाव पल्लवन करना होता है, यानी इस भाव को थोड़ा विस्तार से आप उदाहरण देते हो समझाओ, यानी इस बात को समझाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो ये एक पंक्ति है, उसको वही बताओगे मन के हारने से हार, मन के जीतने जीत। तो अब आप इसको विस्तार से समझाओगे कि मन जब हार जाता है तो हम जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मन ही अगर हार गया, मन ही हमारा निराश हो गया, उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो उस कार्य में हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है उस कार्य को करने के प्रति, तो हम कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक छोटी सी पंक्ति को आपने समझाया, तो वो हो गया आपका भाव पल्लवन। तो आप भाव पल्लवन करके आएगा। फिर टिप्पणी क्या है, तो ये आपके चैप्टर में दे रखा है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रारूपण वाला चैप्टर दे रखा है, नए और पुराने दोनों सिलेबस में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मानव सेवा संस्था रक्तदान शिविर आयोजित का प्रारूप, अब प्रारूप भी बताना है कि प्रारूप कैसे लिखा जाता है। तो प्रारूप वाला चैप्टर भी आपके दे रखा है, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, प्रारूप लिखने का तरीका आपको आराम से आएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझा भी रखा है। तो ये सारे चैप्टर मैंने जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ा रखे हैं, वहाँ से चैप्टर आप पढ़ सकते हो। अब अपने विद्यालय की हरियाली का चित्रण लगभग 400 शब्दों में कीजिए, ठीक है। सौर ऊर्जा नई संभावना विषय पर एक परियोजना लिखिए, तो परियोजना भी वहाँ पर बता रखा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, है ना। अब ईमेल है ना, श्रवण दृश्य माध्यम है, जो जन संसार वाले आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किसी विषय पर विश्लेषण करना होगा आपको, है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। टिप्पणी आएगी, आपकी टिप्पणी लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, प्रारूपण लिखना है, ये सारे आपके पूछे जाएंगे। तो आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उन चैप्टर्स को, और आप आराम से कर पाओगे। तो नए सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर आएंगे, जो पेपर आएगा, उसमें नए सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। पुराने सिलेबस के अनुसार है, उसमें पुराने सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे, ठीक है। बस तरीका यही रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, आप एक तरह से पैटर्न समझ के जाना है। जरूर नहीं है क्वेश्चन यही आए, लेकिन तरीका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।